पिछले लेक्चर में हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड इक्वेशंस पढ़ी थी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 हो जाती है, फिर 6 हो जाती है, फिर 9, फिर 12, तो अब पहले सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी 3, अगले सेकंड में भी कितनी वेलोसिटी बढ़ी 3, उससे अगले सेकंड में भी कितनी वेलोसिटी बढ़ी 3, उससे अगले सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी 3। तो हर सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है 3, और इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर सेकंड का है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो आज हम पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एक एग्जांपल पढ़ेंगे और बाद में वेरिएबल एक्सेलरेशन की सिचुएशन भी देखेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन करने वाली बॉडी की एक एग्जांपल है फ्री फॉलिंग बॉडी, और इसकी मोशन होती है फ्री फॉलिंग मोशन, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो है फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन, या एक और नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फ्री फॉलिंग बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगती। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये सिचुएशन कंसीडर करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पत्थर है और एक पेज है। इस पत्थर और पेज को हम एक साथ ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं। ड्रॉप या रिलीज करने का मतलब ये है कि हम जस्ट इनको छोड़ते हैं, थ्रो नहीं करते। तो ड्रॉप या रिलीज करने में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, थ्रो करने में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। जब इन दोनों को ड्रॉप करेंगे, स्टोन और पेज को, तो पहले कौन ज़मीन पे जाके गिरेगा? तो हमें पता है कि स्टोन पहले जाके ज़मीन को हिट करेगा और पेज जो है वो यहाँ डांस करते हुए फिर ज़मीन पे जाके टकराएगा थोड़ी देर के बाद। अब ऐसा क्यों है? स्टोन पहले गिर रहा है और पेज बाद में गिर रहा है, इसकी क्या वजह है? तो अगर आपके जहन में ये है कि इसकी वजह ये है कि पत्थर अब भारी है और पेज हल्का है, इस वजह से पत्थर ज़मीन पे पहले गिर रहा है, तो आपकी ये रीजनिंग गलत है। तो पत्थर के पहले गिरने की रीज़न ये है कि दोनों जो है वो एयर के थ्रू मूव कर रहे हैं, और एयर जो है वो ऑपोजिट फोर्स प्रोवाइड करती है। हम इसको बाद में किसी और चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, और इसको हम बोलते हैं फ्लूइड रेजिस्टेंस। तो स्टोन पे जो एयर का इफेक्ट है वो कम है, और पेज पे जो एयर का इफेक्ट है वो ज़्यादा है, इस वजह से स्टोन पहले नीचे गिरता है। लेकिन अगर आप इस बात पे कन्विंस नहीं है तो एक और सिचुएशन कंसीडर करें जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इस तरह का प्लेन पेज है और एक इस तरह का क्रम्पल्ड पेज है, मोड़ा तोड़ा हुआ पेज है। अब इनमें से किसका मास ज़्यादा है? ज़ाहिर है दोनों का मास बराबर है। अगर आप इन दोनों को एक साथ रिलीज करें एक पॉइंट से ज़मीन की तरफ, तो पहले कौन गिरेगा? ज़ाहिर है क्रम्पल्ड पेज पहले गिरेगा और ये जो प्लेन पेज है बाद में गिरेगा। हालांकि दोनों का मास सेम है, लेकिन क्रम्पल्ड पेज पहले क्यों गिर रहा है? उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर जो एयर का इफेक्ट है वो कम है और इसके ऊपर एयर का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है। एक और सिचुएशन कंसीडर करें जिसमें आप इस तरह के एक प्लेन पेज को और एक चूंटी को, एक एंट को एक साथ ड्रॉप करते हैं, तो पहले नीचे कौन गिरेगा? जाहिर है एंट नीचे जाके पहले गिरेगी, और ये जो प्लेन पेज है ये बाद में जाके गिरेगा। हालांकि जो चूंटी है उसका मास इस पेज के मुकाबले में कम है, लेकिन चूंटी पहले क्यों गिर रही है? क्योंकि उसके पे एयर का इफेक्ट क्या है? कम है। तो असल में अगर यहाँ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो और चूंटी और इस पेज को एक साथ ड्रॉप करें, या इस पेज को, इस क्रम्पल पेज को एक साथ ड्रॉप करें, या वो जो पत्थर था और इस पेज को एक साथ ड्रॉप करें, तो सारे एक साथ नीचे गिरेंगे। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये नासा की एक स्पेस पावर फैसिलिटी है, और आपको पता है कि नासा अमेरिका में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम चैम्बर है। इसका बेसिक मकसद था आउटर स्पेस में स्पेस क्राफ्ट की कंडीशन को टेस्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि आउटर स्पेस में एयर या एटमॉस्फेयर नहीं होता जिसमें से स्पेस क्राफ्ट मूव करे। लेकिन यहाँ पे इस चैम्बर को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये ब्रायन कॉक्स है, और इसने ये जो सबसे बड़ा वैक्यूम चैम्बर है इसको विजिट किया था, और ये BBC के लिए इसने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। यूट्यूब पे इसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। ओके, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इस वैक्यूम चैम्बर में कि यहाँ पे फिलहाल अभी वैक्यूम नहीं है, फिलहाल वही कंडीशन है जो हमारी अर्थ की होती हैं, और यहाँ पे एक बाउलिंग बॉल और फेदर्स, परों को एक साथ गिराया जाएगा। तो बाउलिंग बॉल का जो मास होता है तकरीबन 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम के अराउंड होता है, और जो फेदर्स हैं आपको पता है कि बहुत हल्के होते हैं। और ये आम कंडीशन है, कोई वैक्यूम वगैरह नहीं है, तो उनको एक साथ ड्रॉप करते हैं। तो जाहिर है ये जो बाउलिंग बॉल है ये पहले आके नीचे गिर रहा है, और ये जो हमारे पास फेदर है ये बहुत बाद में आके नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा होता है। तो ये बाउलिंग बॉल जो है वो पहले आके गिर रहा है, और जो फेदर्स हैं वो बाद में आके गिर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया
कि ये जो एयर है इसका इस फेदर्स पे जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, बॉलिंग बॉल पे कम होगा, इस वजह से फेदर जो है बाद में गिर रहे हैं। अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेंगे और वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इधर से तकरीबन 30 टन एयर बाहर निकालेंगे और तकरीबन फिर भी 2 ग्राम रह जाएगी। परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करना तकरीबन इम्पॉसिबिलिटी है। तो ओके, तो ये जो लोग हैं ये यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये आप लोग खुद यूट्यूब पे पूरी देखिएगा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब इन दोनों को एक साथ रिलीज कर रहे हैं और अब यहाँ तकरीबन वैक्यूम है और आप देखें बॉलिंग बॉल और फेदर्स ये दोनों एक साथ मूव करते हुए आ रहे हैं। वैक्यूम क्रिएट हो गया है तकरीबन, तो एयर का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर एयर का इफेक्ट नहीं है तो दोनों एक साथ नीचे गिर रहे हैं, दोनों की स्पीड एक जैसी है और जो फेदर्स और बॉल का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक जैसा होगा। अब ये फ्री फॉलिंग मोशन में है और इनका एक्सेलरेशन सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी। और ये जब दोनों एक साथ गिर रहे हैं तो आप इनकी जो है स्माइल देखें, इनकी खुशी देखें। एक और वीडियो है और ये 1971 की अपोलो 15 के मिशन की वीडियो है जिसमें एक हैमर हथौड़ी को और एक फेदर वही परों को एक साथ ड्रॉप किया गया है। तो ये कमांडर है उस मिशन का जिसका नाम डेविड स्कॉट है। उस ज़माने में कैमरे इतने अच्छे नहीं थे तो इतनी क्लियर वीडियो नहीं है, लेकिन आप लोग खुद इसको यूट्यूब पे देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे एक फेदर और एक हथौड़ी को एक साथ ड्रॉप करेगा और ये हैमर है और ये फेदर है। जब एक साथ ड्रॉप करेंगे तो ये एक साथ गिर रहे हैं क्योंकि मून पे तकरीबन एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मून पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो एयर का इफेक्ट दोनों पे नहीं है, तो दोनों एक साथ ड्रॉप कर रहे हैं। ये जो डिस्कवरी है कि डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट एक साथ जमीन पे गिरते हैं, ये सबसे पहले इसको गैलीलियो ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था एक बिल्डिंग है लीनिंग टावर ऑफ पिसा इन इटली, इसमें खड़े होके, और इसने यहाँ पे खड़े होके डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स को फेंका था और उसने ये ऑब्जर्व करवाया था लोगों को कि डिफरेंट मासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक साथ ज़मीन पे आके गिरते हैं। ओके, तो अब हम वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। तो सेंट्रल आइडिया ये हो गया, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को और दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर दें तो तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस वो एक साथ ज़मीन पे आके गिरते हैं। तो अगर एक साथ ज़मीन पे गिरते हैं तो एक ही वेलोसिटी से टकराते हैं और इन सब का एक्सेलरेशन एक ही होता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नोट करेंगे इनके ऊपर जो लगने वाली ग्रेविटी है, फोर्स है, ये अलग अलग होगी, लेकिन जो इनका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और उस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो g इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि g जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और ये डिस्कवरी सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। उससे पहले लोगों जो है अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे, जिसका ये मानना था कि हैवी ऑब्जेक्ट्स ज़मीन पे पहले गिरते हैं और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो बाद में गिरते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको जैसे बताया कि गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पिसा में, ये जो इटली में मौजूद है, उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया था सबसे पहले। तो एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट देखेंगे, जो एरिस्टोटल था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 384 ईयर्स पहले पैदा हुआ था। तो तकरीबन समझे कि 350 BC के अराउंड उसने ये डिस्कवरी की होगी। और गैलीलियो जो है 1564 में पैदा हुआ था, तो समझे कि 1600 के अराउंड उसने ये डिस्कवरी की होगी। तो तकरीबन 2000 साल तक ये कॉन्सेप्ट प्रिवेल रहा कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पहले ज़मीन पर आके गिरते हैं। गैलीलियो आज आप देख सकते हैं तकरीबन 400 साल पहले पैदा हुआ था और उसने ये डिस्कवरी की थी, लेकिन कुछ लोग आज भी ये बिलीव करते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं पहले गिरते हैं। और एक और हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि लीनिंग टावर ऑफ पिसा जो इटली में है, इसकी कंस्ट्रक्शन 1173 AD में स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 1372 में ये कंप्लीशन हुई थी इसकी। तो तकरीबन 199 ईयर्स लगे इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में। अब वापस आते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर। तो ये दोनों जो बॉडीज़ हैं, अगर इनके ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स एक्ट ना करे तो ये दोनों फ्री फॉलिंग बॉडीज़ हैं। इनकी जो मोशन है वो फ्री फॉलिंग मोशन है और उनका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी तकरीबन जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो नियरली कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये। तो नियरली इसलिए कहा कि अगर आप अर्थ पे डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इक्वेटर पे हैं तो जी की वैल्यू अलग होगी, अगर आप यहाँ पे हैं तो इसकी वैल्यू अलग होगी, अगर आप पोल्स में हैं तो इसकी वैल्यू अलग होगी। इसके अलावा अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। अगर आप डेप्थ में चले जाएँ तो जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर हाइट पे चले जाएंगे तो जी की वैल्यू डिफरेंट होगी।
ओके, अगर हम किसी बॉडी को यहाँ से रिलीज करें और हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें, तो फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो आमतौर पर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव यूज करते हैं। तो चाहे बॉडी अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड आए, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड होगी। उसकी रीज़न ये है कि चाहे बॉडी ऊपर जाए या नीचे आए, जो वेट है, वेट इज द फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी, वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। और हम आगे देखेंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो चाहे बॉडी ऊपर जाए या नीचे आए, इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया है तो एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन जो है वो -g होगा। g जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन है, g इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन जो एक्सेलरेशन है, अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया तो एक्सेलरेशन -g चूज करेंगे। लेकिन अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया है, किसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज करें, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा ए वाई वो +g के इक्वल होगा। तो ये एक्सेलरेशन -g चूज करें या +g चूज करें, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया हुआ है। जब भी g यूज करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अगर हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करें या सिर्फ रिलीज करें और बॉडी पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी होगी। तो यहाँ पे ये देखें, एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल इवन व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड, दैट इज नो मैटर वेदर अ पार्टिकल इज मूविंग अप और डाउन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउन। तो बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन में हो सकता है अगर ये अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, बस शर्त यह है कि ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स एक्ट ना करे। तो अब तक जो मैंने बातें की हैं उसमें जो बातें ज़हन में रखने की हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा पॉजिटिव होगी। और जब हम एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया हुआ है। तो जब बॉडी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही होगी। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप की थी। फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन डेवलप की थी Vx इक्वल्स V0x प्लस AXT। बाय द वे ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनका कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, और एक्सेलरेशन का भी जो सही कॉन्सेप्ट है सबसे पहले गैलीलियो ने एस्टैब्लिश किया था। तो ये तो एक हिस्टोरिकल बात होगी। तो यहाँ पे जो हमने मोशन देखी थी वो अलॉन्ग एक्स देखी थी। अब हम जो मोशन देखेंगे वो अलॉन्ग वाई देखेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वाई आ जाएगा। तो ये वी एक्स के बजाय वी वाई आ जाएगा, वी नॉट एक्स के बजाय वी नॉट वाई आ जाएगा, ए एक्स के बजाय ए वाई आ जाएगा। इससे वहाँ पे हमने पोजीशन के लिए एक्स यूज़ किया था और इनिशियल पोजीशन के लिए एक्स नॉट यूज़ किया था। तो यहाँ पे पोजीशन के लिए वाई यूज़ करेंगे और इनिशियल पोजीशन के लिए वाई नॉट यूज़ करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई होगी, एक्सेलरेशन ए वाई होगा। सिमिलरली ये वाली इक्वेशंस भी जो है वो चेंज हो जाएंगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वाई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक होमवर्क है, इसको आप पढ़िएगा और इसको खुद कीजिएगा। तो अब हम फ्री फॉलिंग मोशन में ये देखने के लिए कि किस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी और पोजीशन क्या होगी, तो हम दो छोटी सी एग्जांपल्स करते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये 2.6, ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स की एग्जांपल है, फ्री फॉलिंग कॉइन। तो यहाँ एक कॉइन है, अ 1 यूरो कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिसा। तो वही जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से इसको ड्रॉप करते हैं। तो हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो जहाँ से हम इसको ड्रॉप करेंगे जिस पॉइंट से, उसको हम ओरिजिन मानेंगे। तो अगर इसको ओरिजिन मानेंगे तो यहाँ ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो जो इसकी इनिशियल पोजीशन होगी y नॉट, उसको हम 0 मानेंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम इसको रिलीज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। ये सारी चीज़ें अलॉन्ग y। ओके, तो कह रहे हैं कि एंड ये जो कॉइन है इट फॉल्स फ्रीली, तो इसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रही। तो फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले ली। What are its positions in velocity after 1.0, 2.0 and 3.0 सेकेंड? तो इसकी पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद और 3 सेकेंड के बाद। पोजीशन और वेलोसिटी मालूम करनी है। एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, वो हमेशा -g होगा, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव यहाँ पे चूज किया है। तो एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पे क्या होगा, -g होगा। ओके, अगर हमें पोजीशन मालूम करनी है तो पोजीशन की इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी, x इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट एक्स टी प्लस हाफ axt स्क्वायर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है
वर्टिकल डायरेक्शन मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो x की जगह y यूज करेंगे, तो y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, तो अब हम वी वाई यूज करेंगे इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। ओके, तो इनिशियल पोजीशन जो है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, तो ये दोनों टर्म्स गायब हो जाएंगी और ए वाई की जगह माइनस जी आ जाएगा। तो जब ए वाई की जगह माइनस जी आएगा और माइनस जी का मतलब है माइनस 9.8, तो ये हमारे पास 9.82 से डिवाइड होता है तो 4.93 स्क्वायर्ड आ जाएगा। और यहाँ वी नॉट वाई जीरो है, ए वाई जो है वो माइनस 9.8 आ जाएगा और ये टी आ जाएगा। तो इन एक्सप्रेशन का फायदा ये होगा कि किसी भी टाइम पे आप पोजीशन मालूम करना चाहते हैं तो वो टाइम पुट करें तो पोजीशन आ जाएगी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो वो टाइम पुट करें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 सेकेंड के बाद पोजीशन देखना चाहते हैं आफ्टर 1 सेकेंड, तो टी की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दें 1.0, तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 सेकेंड के बाद पोजीशन आ जाएगी। और 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी के लिए इस इक्वेशन में, वेलोसिटी वाली इक्वेशन में जो कि ये है, आप टी पुट करें 1.0 सेकेंड तो आपके पास ये 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो नोट करें यहाँ टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड का स्क्वायर जब करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4.9 मीटर रह जाएगा। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट की और उसको 2 से डिवाइड किया तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गया जो इसका कोफिशिएंट है टी स्क्वायर का। और यहाँ पे टी का यूनिट अगेन सेकंड है, सेकंड 1 सेकंड से कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यूनिट्स एडजस्ट हो जाएंगे। तो 1 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ पे होगा 4.9 मीटर पे और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद क्या होगा, अगेन टी की जगह 2 और यहाँ पे 2 पुट करें तो पोजीशन आपके पास 19.6 मीटर आ जाएगी। तो 19.6 के साथ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 19.6 मीटर नीचे है 1 सेकंड 2 सेकंड्स के बाद, और 1 सेकंड के बाद 4.9 मीटर नीचे है। माइनस साइन का ये मतलब है क्योंकि हमने अपने डायरेक्शन को पॉजिटिव यूज किया। और जब ये यहाँ पे है 4.9 मीटर पर तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड, इस पर इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है। और माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन दैट वी हैव चोजन टू बी पॉजिटिव। तो ये हमने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, 19.6 मीटर पे जब बॉडी पहुंचा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी भी 19.6 मीटर पर सेकंड है और माइनस साइन का मतलब है डाउनवर्ड। और अगर 3 सेकंड के बाद अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप 3 पुट करें तो आपके पास ये माइनस 44.1 और माइनस 29.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, तो आप देखें यहाँ पे कि पहले सेकंड में 4.9 मीटर पे बॉडी है, दूसरे सेकंड में 19.6 पे है तो पोजीशन बहुत ज़्यादा होगी, और तीसरे सेकंड में 44.1 पे हो गई तो पोजीशन और ज़्यादा बढ़ गई। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे टी स्क्वायर आ रहा है, तो ये पोजीशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और वेलोसिटी में सिर्फ टी आ रहा है तो वेलोसिटी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रही। और अगर आप इस पोजीशन से वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसका डेरिवेटिव भी ले लेंगे तो तब भी आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन 0 थी, 1 सेकंड के बाद ये थी, 2 सेकंड के बाद ये थी, तो पहले सेकंड के बाद पोजीशन सिर्फ 4.9 है, दूसरे सेकंड में पोजीशन ज़्यादा है, तीसरे सेकंड में पोजीशन और ज़्यादा हो गई है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी स्लो था, यहाँ पे बॉडी फास्ट था, तो यहाँ पे बॉडी और फास्ट हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हर सेकंड में जो पोजीशन कवर्ड होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस कम नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है पहले और दूसरे सेकंड के दौरान, और यहाँ दूसरे और तीसरे सेकंड के दौरान डिस्टेंस आपको और ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस तरह के सिचुएशंस हैं उसको हम एक ख़ास किस्म की डायग्राम से देखते हैं। वो एक फोटोग्राफ होगा ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, इस तरह की फ्री फॉलिंग बॉडी का, लेकिन वो फ्री फॉलिंग बॉडी तो हो नहीं सकती क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी एक आइडियलाइज सिचुएशन है। अर्थ पे जब भी कोई बॉडी गिरेगी तो फ्री फॉलिंग एग्जैक्टली नहीं होगी, वो आइडियल केस है। लेकिन अगर जैसे हम एक पत्थर गिराते हैं तो उसकी जो मोशन है, अगर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है ये वाली, तो वो तकरीबन फ्री फॉलिंग बॉडी को मैच करती है, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक। ओके, तो हम फोटोग्राफ देखेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी का विद अ स्ट्रोबोस्कोपिक लाइट सोर्स। तो ये जो स्ट्रोबोस्कोपिक लाइट सोर्स होती है, ये क्या होती है, ये एक लाइट सोर्स होती है दैट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ शॉर्ट इंटेंस फ्लैशेस एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर आपका आम नॉर्मल कैमरा है उसमें आमतौर पर सिर्फ एक फ्लैश होता है, लेकिन ये जो स्ट्रोब होती है इसमें बहुत सारे इंटेंस, बहुत ज़्यादा लाइट के फ्लैशेस थोड़े से टाइम के बाद निकलते हैं। तो ये अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। और एज ईच फ्लैश अकर्स, हर फ्लैश जब निकलता है तो जो बॉल गिर रही होगी उसकी जो इमेज होगी वो उस इंस्टेंट पे रिकॉर्ड होगी और उसको हम फोटोग्राफ में देखेंगे। तो उसको हम यहाँ इस वीडियो में देखते हैं। ये भी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, MIT में रिकॉर्ड की गई है
और ये है स्ट्रोब ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रोब क्या है, तो उसके लिए आप देखें ये हमारे पास स्ट्रोब लाइट है, यहाँ से लाइट निकलेगी, अभी आप देखेंगे कैसे निकलेगी, और ये सामने जो है ये एक बोर्ड है और इस पर यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाएगा। तो ये स्ट्रोब है, यानी कि इसमें जो लाइट निकल रही है उसमें रेगुलर फ्लैशेस निकल रहे हैं और यहाँ से एक बॉल को ये गिराएगा, और जब गिराने के बाद जो है अब इसको पहले स्लो मोशन में देखते हैं और देखें स्लो मोशन में कि रेगुलर इंटरवल के बाद फ्लैशेस लाइट के निकल रहे हैं। और अब हम इसकी इमेज देखते हैं, तो जो इमेज है वो कुछ इस तरह से है। तो आप देखें यहाँ पे पहले जो फ्लैश ऑफ लाइट है वो यहाँ पे है, अगला फ्लैश ऑफ लाइट यहाँ पे है, अगला फ्लैश ऑफ लाइट यहाँ पे है, उससे अगला यहाँ पे है। तो यहाँ डिस्टेंस कम है क्योंकि यहाँ बॉल स्लो है। जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है तो वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा और ज़्यादा होती है, तो ये फास्ट और फास्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हर फ्लैश 0.5 सेकेंड के बाद अक्कर हो रहा है, 0.5 सेकेंड के बाद फ्लैश आ रहा है लाइट का, तो हर दफ़ा 0.5 सेकंड के बाद फ्लैश आ रहा है। लेकिन पहले 0.5 सेकंड में डिस्टेंस कम कवर हुआ, अगले 0.5 सेकंड में डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ, उससे अगले 0.5 सेकंड में डिस्टेंस और ज़्यादा कवर हुआ, उससे अगले 0.5 सेकंड में डिस्टेंस और ज़्यादा कवर हुआ। तो आपको इन दोनों के दरमियान जो गैप है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बढ़ने की रीज़न क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। और वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन मौजूद है, और एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है। ओके, तो वापस अपने लेक्चर पे आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस और ज़्यादा, और ये आपने एक्चुअली भी देखा है। यहाँ पे आपके पास सारी क्वांटिटीज नेगेटिव आ रही हैं। ये क्यों नेगेटिव आ रही है? क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज करते, ए वाई प्लस जी लेते, तो ये सारी क्वांटिटीज प्लस होती है, जिसका मतलब सिंपली ये है कि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया हुआ है। एक चीज नोट करेंगे, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। पहले 4.9, पहले स्पीड 9.8 है, फिर स्पीड 19.6 है, फिर स्पीड 29.4 है। हालांकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो स्पीड क्यों बढ़ रही है, बॉडी फास्ट क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम हो तो बॉडी फास्ट होती है। तो यहाँ एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो बॉडी फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की मोटिवेशन ये है कि आपने देखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं वेलोसिटी किसी सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 9.8 मीटर का। लेकिन यहाँ पे जो है वो आप देखें कि एक सेकंड के बाद जो पोजीशन है वो 4.9 मीटर है, और इनिशियल पोजीशन कितनी थी? 0, और फाइनल पोजीशन कितनी हो गई? -4.9। तो 4.9 में से 0 माइनस करेंगे तो 4.9 -4.9 आएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4.9 मीटर आएगा। तो इसका मतलब है एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 4.9 मीटर। तो वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में 9.8 मीटर का डिस्टेंस कवर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें तो डिस्प्लेसमेंट जो है 4.9 मीटर नजर आ रहा है। तो उसकी रीजन क्या है? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप देखें कि असल में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, और एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 9.8। तो इस एक सेकंड के दौरान वेलोसिटी 9.8 मीटर थ्रू आउट नहीं थी, बल्कि एक सेकंड 0 से लेकर जब एक सेकंड कंप्लीट हो गया तब जाके वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हुई है। तो इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 0.1 सेकंड 0 और 1 के दरमियान यहाँ जब 0.1 सेकंड हुआ होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी? तो हमने देखा था वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में मालूम करने का फॉर्मूला होता है 9.8 -9.8 t। तो -9.8 को इधर 0.1 से मल्टीप्लाई करें, तो जब 0.1 सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी कितनी होगी? -0.98 मीटर पर सेकंड। और उस दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है y इक्वल्स -4.9 t स्क्वायर। तो इस t की जगह 0.1 रखें। तो पहले जब वेलोसिटी इतनी हो चुकी है 1.1 सेकंड गुजरने के बाद, तो उस वक्त पोजीशन जो है वो इतनी चेंज हो चुकी है, ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 है। फिर 0.2 सेकंड बाद वेलोसिटी ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, और 0.9 सेकंड के बाद वेलोसिटी ये है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। तो थ्रू आउट वेलोसिटी की वैल्यू एक नहीं है, वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इस वजह से ये 9.8 मीटर पर सेकंड का मतलब ये नहीं है कि पूरे सेकंड के दौरान वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड थी, बल्कि एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, और एक सेकंड के बाद इतनी हुई है, 0.1 सेकंड के बाद इतनी थी, 0.2 सेकंड के बाद इतनी थी, बढ़ते 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 0.9 सेकंड के बाद इतनी होगी, और जब एक सेकंड गुजरा तो 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई। अब आप याद करें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अगर एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी, लेकिन वहां पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। उस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें तो वो v0x
प्लस वी एक्स डिवाइड बाई 2 था। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं सिर्फ 1 सेकंड की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई है। यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 करें तो 4.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वैल्यू, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड में फिलहाल इंटरेस्टेड हूँ। तो 1 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है, और रिकॉल करें कि अगर बॉडी इस पूरे सेकंड में इसी वेलोसिटी से मूव करते रहे तो उससे क्या होगा कि जो 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। तो जाहिर है 1 सेकंड में थ्रू आउट अगर वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकंड है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करें तो 4.9 मीटर आ जाएगा। तो ये 4.9 मीटर आ गया, जो यहाँ पे आपको 1 सेकंड बाद 4.9 मीटर नजर आ रहा है। तो एवरेज से ये डायरेक्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी यूनिवर्सिटी फिजिक्स की है और ये 2.7 है, और इसमें अब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे और फिर जाहिर है ऊपर जाके कहीं रुकेगी नहीं, वापस भी आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि यू थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द रूफ। तो ये एक रूफ है, इसके टॉप से हम एक बॉल को फेंकते हैं। फॉर टॉल बिल्डिंग द बॉल लीव्स योर हैंड एट अ पॉइंट इवन विद द रूफ रेलिंग। तो ये रूफ है और इसकी ये रेलिंग है, और उस रेलिंग के बराबर से, ये जो बराबर है, यहाँ से अब एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो यहाँ पे हम थ्रो कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में हम सिर्फ रिलीज कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहाँ अगर बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो रिलीज नहीं कर सकते, आपको थ्रो करनी पड़ेगी। तो जब हम इस बॉल को थ्रो करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि लीव्स योर हैंड इवन का मतलब बराबर विद द रूफ रेलिंग विद एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो जिस पॉइंट से हमने इसको रिलीज किया ये रेलिंग के बराबर है, इवन है, और उस पॉइंट को हम ओरिजिन चूज करते हैं, यानी कि इनिशियल पोजीशन को 0 चूज करते हैं। तो जहां से बॉल को रिलीज कर रहे हैं इसको हम ओरिजिन चूज कर रहे हैं, और जब हमने बॉल को अपने हाथ से रिलीज किया तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड है। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज करते हैं। तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज करेंगे तो अपवर्ड वेलोसिटी होगी पॉजिटिव 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, द बॉल इज देन इन फ्री फॉल। जैसे हमारे हाथ से बॉल रिलीज होगी तो इस पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो अब ये फ्री फॉलिंग बॉडी है। तो ये ऊपर जाएगी और आपके पास जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन क्या होगा -9.8। तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर वेलोसिटी अपवर्ड है यानी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, किसी भी पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर बॉडी यहाँ पे है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ऊपर जाते हुए, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो 15 से कम होते होते क्या होगी, एक वक्त आएगा 0 हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वापसी का सफर शुरू होगा, और वापसी में वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नीचे आते हुए क्या होगा, बॉडी फास्ट होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम है। तो ऑन इट्स वे बैक डाउन इट जस्ट मिसेस द रेलिंग। तो नीचे आते हुए ये रेलिंग को मिस करती है। ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाके वापस इस तरह से पाथ हो रहा है, लेकिन असल में बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है और वापस नीचे उसी पाथ पे आ रही है। ओके, तो इट जस्ट मिसेस द रेलिंग, इस रेलिंग को जस्ट मिस कर रही है और वापस नीचे आ रही है। फाइंड ए पार्ट में कहते हैं द बॉल्स पोजीशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 1.00 सेकेंड एंड 4.00 सेकेंड आफ्टर लीविंग योर हैंड्स। तो 1 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ है यानी पोजीशन मालूम करें, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी का है, और सिमिलरली 4.00 सेकंड के बाद भी। तो उसके लिए आपको पता है कि पोजीशन और वेलोसिटी मालूम करने का वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले केस में यूज़ किया था। तो इसको फास्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको शो करा रहा हूँ कि हमने पोजीशन मालूम करने के लिए क्या यूज़ किया था, y = y0 + v0y + ½ AYT²। तो इनिशियल पोजीशन हमने 0 सेट किया तो y0 की जगह 0 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी अब 0 नहीं है क्योंकि हमने बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, और एक्सेलरेशन -AY की जगह -g आ जाएगा, और g की जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी पोजीशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी भी टाइम को पुट करें तो y आ जाएगा। और vy क्या होता है, v0y + AYT इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15, और AY की जगह क्या आ जाएगा -g, और g की जगह क्या आ जाएगा 9.8। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगी वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बताएं कि 1 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो 1 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ है यानी इसकी पोजीशन मालूम करनी है। तो y = 15, और ये 0 है इसको नहीं लिख रहे, और 15 t की जगह 1 आ जाएगा, t की जगह 1.00 सेकंड आ गया, सेकंड और सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ को 9.8 को 2 से डिवाइड करें तो 4.9 आ जाएगा, 4.9 ये, और t² की जगह
टी की जगह 1.00 आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करें, प्लस 10.1 मीटर है, अभी मैं इसको बताता हूँ। और वी वाई कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले में 15 माइनस 9.8, टी की जगह 1.00 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो प्लस 5.2 आ जाएगा। अब ये बॉडी कहाँ है, वो है 10.1 मीटर पे। तो इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, 0 पे, और बॉडी 1 सेकेंड के बाद तकरीबन यहाँ कहीं 10.1 मीटर पे है, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी प्लस 5.2 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस 5.2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है। 4.00 सेकेंड के लिए आप दोबारा से यहाँ t की जगह 4.00 और यहाँ t की जगह 4.00 पुट करें तो आपके पास y आ जाएगा माइनस 18.4 मीटर, और वेलोसिटी आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद माइनस 24.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, माइनस 18.4 का मतलब ये है कि अपनी इनिशियल पोजीशन से जो कि 0 है 18.4 मीटर नीचे है, तो यहाँ कहीं पे होगा ये तकरीबन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर इसको स्केल के मुताबिक ड्रॉ करें तो ये माइनस 18.4 मीटर का मतलब ये है कि अपने ओरिजिन से 18.4 मीटर नीचे। तो 1 सेकेंड के बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से 10.1 मीटर ऊपर था, और कितने सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद ज़ाहिर ये ऊपर गया होगा, फिर वापस आया होगा, और 4 सेकेंड जब गुजरे तो ये 18.4 मीटर नीचे है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है 24.2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाते हुए ये क्या था, आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है हमेशा माइनस 9.8। तो ऊपर जाते हुए स्लो डाउन हो रहा था क्योंकि ऑपोजिट साइन है, और नीचे आते हुए वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन क्या सेम है, तो नीचे आते हुए ये स्पीड अप कर रहा है, यानी फास्ट हो रहा है। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, उसको हम पढ़ते हैं बी पार्ट के द बॉल्स वेलोसिटी व्हेन इट इज 5.00 मीटर अबव द रेलिंग। वेलोसिटी मालूम करें जब बॉडी 5.00 मीटर है रेलिंग से अबव। तो 5.00 मीटर आपको क्या बता दिया गया है, y बता दिया गया है, और इनिशियल पोजीशन क्या है y नॉट। तो y में से y नॉट मालूम करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट पता हो और वेलोसिटी मालूम करनी हो तो क्या फार्मूला यूज करेंगे। तो लास्ट में आप याद करें एक फार्मूला था vy इक्वल टू v नॉट y प्लस ay_t। अगर टाइम पता हो वेलोसिटी मालूम करनी हो, या वेलोसिटी पता हो टाइम मालूम करना हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक और फार्मूला हमने पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू v नॉट y स्क्वायर प्लस 2ay y माइनस y नॉट। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताओ और वेलोसिटी मालूम करनी हो, फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो इसको जहन में रखते हुए सेकेंड वाले पार्ट में, बी पार्ट में, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट वाई स्क्वायर प्लस 2ay y माइनस y नॉट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15, ay क्या है माइनस 9.8, और y कितना है 5, और इनिशियल पोजीशन क्या है 0। सो कैलकुलेट करें वी वाई स्क्वायर 127 आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो आपके पास प्लस माइनस 11.3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है, तो देखें आप गौर से, जिस पोजीशन से बॉडी को फेंका ये ऊपर जाते 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 5 मीटर पे पहुंचा होगा, फिर ऊपर जाते 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 कहीं मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा होगा, और जब वापसी आ रहा होगा तो दोबारा से क्या होगा 5 मीटर पे पहुंचा होगा। इन क्या मतलब है इसका, ये आपका ओरिजिन है 0, फिर ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो तब भी ये कहीं 5 मीटर पे होगा, क्योंकि ये गिवन है कि 5 मीटर पे है, और वापसी में भी ये 5 मीटर से गुजर रहा होगा। तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब ये है कि बॉडी उस डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है जिसको हमने पॉजिटिव चूज किया है, और एक प्लस 5 पे वेलोसिटी की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस वाली, तो प्लस वाली वैल्यू का मतलब है ये 5 मीटर पे है और अपर जा रहा है, और माइनस का मतलब ये है माइनस 11.3 का कि जब ये 5 मीटर पे है और ये डाउनवर्ड आ रहा है, और हमें पता है कि बॉडी ऊपर भी जाएगा और वापस नीचे भी आएगा, तो 5 मीटर से जब गुजर रहा है तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये अपवर्ड जा रहा है, और नेगेटिव का मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये हमने सेकंड वाला पार्ट कर दिया कि सी पार्ट में कहते हैं द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि कहाँ, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि y की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करें, और जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो सर वी वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी कि यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड से फेंका, ऊपर जाते जाते स्लो हो रहा है, और किसी पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब हमें क्या पता है, अब हमें वी वाई पता है, और हमें क्या मालूम करना है y मालूम करना है। तो वी वाई पता है और y मालूम करना है, तो दोबारा से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम बचाने के लिए, ये मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो वी वाई की वैल्यू अब 0 है, और वी नॉट वाई की वैल्यू अगेन वही गिवन है कि 15,
और ए वाई -9.8 है, y मालूम करना है और उसको वाई एम बोल दिया है, एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम, इसको हमने लेट किया है कि y की जगह वाई एम रख दो और वाई नॉट की जगह 0 आ जाएगा। तो अब वाई एम मालूम करने के लिए ये जो हमारे पास वैल्यू है -9.8 इंटू 2, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 आ जाएगा, ये -19.6 वहाँ जाके प्लस करवा दें, फिर वहाँ जाके डिवाइड करवा दें, तो ये आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। तो वाई एम की वैल्यू 11.5 मीटर आ गई और ये एक ही वैल्यू है, तो वाई एम ये आ गई, यानी मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है वो आपके पास 11.5 मीटर है। तो जब ये 11.5 मीटर में पहुंचेगा तो उस वक्त ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर से ज़्यादा होती है तो ये और हाइट पे जाता, अगर 15 मीटर से कम होती है तो ये कम मैक्सिमम हाइट पे जाता। ओके, और ये हमारे पास सी पार्ट आ गया कि इस केस में जब बॉडी को 15 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो बॉडी कहाँ तक जा रहा है, तो हमने ये कैलकुलेट किया। लास्ट पार्ट ये है कि द बॉल्स एक्सेलरेशन व्हेन इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट में पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0। उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा, उस वक्त एक्सेलरेशन 9.8 है, वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस केस में अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो अभी भी 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऐसा नहीं होता कि आपके पास अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ये लाजमी नहीं है। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि आप ये कैलकुलेट करें कि टाइम टू रीच मैक्सिमम जो हाइट है वो 1.53 सेकेंड है। तो अब टाइम मालूम करना है और मैक्सिमम हाइट पे बॉडी पहुंचे, तो मल्टीपल तरीकों से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम हाइट के लिए वी वाई की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट के लिए वाई एम की वैल्यू भी मालूम हो चुकी है। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई की जगह 0 आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक टाइम मालूम करना है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे टी तो वो 1.53 सेकेंड आएगा। हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। तो वाई टी जो ग्राफ होगा, ऊपर जो इक्वेशन है वाई टी ग्राफ की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 15t प्लस हाफ माइनस 9.8 टी स्क्वायर, इसको अगर आप प्लॉट करें और वेलोसिटी के लिए 15 प्लस माइनस 9.8 टी, इसको अगर आप प्लॉट करें तो आपके पास जो ग्राफ्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। तो ये वाई टी ग्राफ ये वाला होगा और ये वाला, और वी वाई टी ग्राफ ये वाला होगा। तो आप नोट करें, इन दोनों का कंपेयर करते हैं एक साथ। यहाँ पे जब बॉडी ऊपर जा रहे हैं तो अगर आप इस ग्राफ की में वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं, ये जो वाई टी ग्राफ है अगर आप इसको प्लॉट करें तो किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी 0 नजर आ रही है। और इधर देखें वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्लोप मोर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे स्लोप लेस पॉजिटिव होगा, यहाँ पे स्लोप और कम पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है। और इसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रहा है वैसे वैसे स्लो डाउन हो रहा है। तो इस ग्राफ से आप इस ग्राफ के स्लोप से आप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। और फिर जब ये वापसी आ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो उसके बाद आप लोगों को ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी मिल रही है थ्रू आउट। और ये y इक्वल टू 0 से गया और ये y इक्वल टू 0 पे वापस आया। तो जब ये वापस आया तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, यानी कि जिस लेवल से फेंका उसी लेवल पे वापस आ गया। लेकिन वो क्योंकि आपने पढ़ा था कि वो रेलिंग को जस्ट मिस कर रहा है तो उसके बाद वो और नीचे और नीचे और नीचे जा रहा है। ओके, तो ये जो हमारे पास y है यहाँ पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू है 11.5 और उस वक्त उसकी वेलोसिटी है 0, और फिर उसके बाद इसकी y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव साइड में बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एट व्हाट टाइम आफ्टर बीइंग रिलीज्ड हैज द बॉल इन एग्जांपल 2.7 फॉलन 5.00 मीटर बिलो द रूफ रेलिंग। तो आपको पता है कि ये रेलिंग थी, यहाँ से हमने बॉल को रिलीज किया था और जब ये ऊपर गया था और वापस नीचे आया था, तो कह रहे हैं कि एट व्हाट टाइम, किस टाइम के बाद आफ्टर बीइंग रिलीज्ड द बॉल हैज फॉलन 5.00 मीटर बिलो द रूफ रेलिंग। 5.00 मीटर बिलो द रूफ रेलिंग का क्या मतलब है, ये रेलिंग है, इससे 5.00 मीटर नीचे आपने रहना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, -5.00 मीटर। यानी आप लोगों को ये बताया गया कि 5.00 मीटर बिलो, तो बिलो का मतलब ये है कि y की वैल्यू -5 है। जाहिर है हमने वैल्यू पुट करनी है तो बिलो कोई वैल्यू नहीं है तो -5 जो है इस केस में पुट करेंगे। और टाइम मालूम करना है तो अगेन आपको y पता है
और आप अगर टाइम मालूम करना है तो वो इक्वेशन जो y और t को जोड़ती है वो ये वाली इक्वेशन है, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आपको y की वैल्यू -5 पता है और वी नॉट वाई नॉट 0 है, वी नॉट बाई 15 है, ए वाई की जगह माइनस किया जाएगा, 9.8 को 2 से डिवाइड करें तो ये -4.9 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है, वहाँ जाके प्लस करवा दें, ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, वहाँ जाके माइनस करवा दें, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप याद करें, माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता था, यहाँ x होता था, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है। तो जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे आपकी इक्वेशन में जो b है वो -15 है और जो a है वो 4.9 है और जो c है वो -5 है। ये वैल्यू सारी यहाँ पुट करें, यहाँ प्लस माइनस है, एक दफ़ा इसको प्लस के लिए सॉल्व करें और एक दफ़ा इसको माइनस के लिए सॉल्व करें। तो अब आपके पास टाइम की वैल्यू यहाँ देखें पॉजिटिव आ रही है और टाइम की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। क्वेश्चन क्या था, 2 सॉल्यूशन और 1। तो यहाँ पे टाइम के 2 सॉल्यूशंस तो आए लेकिन एक पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया। तो नेगेटिव सॉल्यूशन का क्या मतलब है? तो नेगेटिव सॉल्यूशन का मतलब ये है कि बॉडी y इज इक्वल टू -5.00 मीटर पर 2 दफ़ा है। ये जो इक्वेशन है इसमें t स्क्वायर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके 2 आंसर्स आने चाहिए। तो मैथमेटिकली 2 आंसर्स तो आ रहे हैं, उन 2 आंसर्स का मतलब ये है कि y की वैल्यू -5 कब होगी। तो ये इक्वेशन ये एज्यूम कर रही है कि एक्सेलरेशन हमेशा -g था। इस इक्वेशन को ये नहीं पता कि बॉडी रिलीज हुआ या नहीं हुआ, इसने बस ये पुट किया कि y की वैल्यू -5 है और एक्सेलरेशन हमेशा -9.8 है। वो आपके हाथ में से बॉल निकलने से पहले भी वो एज्यूम कर रहा है कि वो एक्सेलरेशन -9.8 है और थ्रू आउट जहाँ से बॉडी -इन्फिनिटी से आ रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा -9.8 है। लेकिन हमें पता है कि टाइम t इक्वल टू 0 से पहले हमने बॉडी को रिलीज नहीं किया, तो ये जो आंसर है हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 से पहले हमने बॉडी को रिलीज ही नहीं किया। तो हमारे लिए जो फिजिकल जो आंसर है वो 3.36 है और t इज इक्वल टू -0.3 का हमारे लिए कोई सेंस नहीं है क्योंकि t इज इक्वल टू 0 से पहले हमने बॉडी को रिलीज ही नहीं किया। लेकिन अगर आप ऊपर याद करें तो जब y इज इक्वल टू +5 था और यहाँ पे आप दोबारा से इसको कैलकुलेट करें, y इज इक्वल टू -5 की बजाय +5 रखें, तो आप देखेंगे कि आपके पास दोनों t के आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि y इज इक्वल टू +5 पे एक दफ़ा बॉडी ऊपर जाते हुए था और एक दफ़ा बॉडी नीचे आते हुए y इक्वल टू +5 पे था। तो यहाँ पे t के दोनों आंसर्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे और t के दोनों आंसर पॉजिटिव आने का कुछ सेंस है क्योंकि y इक्वल टू +5 पे बॉडी 2 दफ़ा था। अब आप इस इक्वेशन में y इक्वल टू +15 पुट करें, +15, और उसके लिए टाइम कैलकुलेट करें। जब आप उसके लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास दोनों जो आंसर्स आएंगे t के उनमें आयोटा आ रहा होगा और आयोटा आने का मतलब है कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। फिजिकली इम्पॉसिबल होने का क्या मतलब है यहाँ पे? तो आप याद करेंगे जब हमने बॉडी को फेंका था ऊपर, हमने एक पार्ट में कैलकुलेट किया था YM मैक्सिमम हाइट और वो 11.5 मीटर आई थी। तो ये y इज इक्वल टू जब हम +15 पुट कर रहे हैं तो ये +15 पे कब है? तो ये कभी भी नहीं है। मैक्सिमम हाइट क्योंकि 11.5 मीटर है तो ये y इक्वल टू +15 पे कभी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो वो तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो इस इक्वेशन में जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे y इक्वल टू +5 पुट करके ऊपर, तो आपके पास टाइम के दोनों आंसर में आयोटा आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि बॉडी वाज नेवर एट y इक्वल टू 15 मीटर। ओके, अब आपके लिए होमवर्क है कि अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 2.5 करें। अब आप क्या करें, खुद थोड़ा सा ब्रेक लें, इधर उधर घूमें फिरें और वापस आएँ क्योंकि मैंने आज ये चैप्टर ख़त्म करना है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने जो सिचुएशन कंसिडर की है उसमें एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट था, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो तभी इक्वेशंस वैलिड है। लेकिन अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल अभी एक्सेलरेशन 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो वो हम अब सिचुएशन पढ़ेंगे। तो उसमें हम वेलोसिटी और जो पोजीशन मालूम करेंगे वो इंटीग्रेशन से मालूम करेंगे। आपको याद है कि ये जो इक्वेशन है वो इन दोनों को मिलाने से आई थी, तो हम ये दोनों इक्वेशन बेसिकली डेवलप करेंगे और उसके लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन एक फैक्ट आप ध्यान में रखें कि इवन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना भी हो तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमेशा वैलिड होंगे। तो अब अगर हमें फॉर एग्जांपल मालूम करना है वेलोसिटी, तो अगर आप याद करें तो हम लोगों ने जब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी यही होता है। क्या होता है, क्या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मालूम होता है या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मालूम होती है?
तो वैसे इस फॉर्म से नजर आ रहा है कि पहले वेलोसिटी मालूम होगी तो एक्सेलरेशन मालूम होगा, लेकिन अगर आप याद करें कि हमने इस इक्वेशन के साथ मैथमेटिकल मस्तियां की थी और फिर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई थी और फिर हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसके अलावा और भी थोड़ी मैथमेटिकल मस्तियां करके फिर हम लोगों ने पोजीशन मालूम की थी। तो रियल सिचुएशन में ये होता है कि पहले एक्सेलरेशन मालूम होता है, उससे आप लोग वेलोसिटी मालूम करते हैं, उससे आप लोग पोजीशन मालूम करते हैं, ना कि पहले वेलोसिटी मालूम हो तो उससे एक्सेलरेशन मालूम होगा, पहले पोजीशन मालूम हो तो उससे वेलोसिटी मालूम होगी। नहीं, रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता और इसकी रीजन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सेंट्रल आइडिया ये है कि आमतौर पर जब बॉडी को मूव कराना हो तो हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स हमें पता होती है, उससे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, उससे फिर वेलोसिटी मालूम करते हैं और उससे फिर पोजीशन मालूम करते हैं। तो सेंट्रल आइडिया ये हुआ कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमें एक्सेलरेशन पता होता है और उसको यूज करके हम वेलोसिटी मालूम करते हैं और उसको फिर हम पोजीशन मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आप याद करें कि हमारे पास जब एक्सेलरेशन गिवन होता था और उसका जब आप प्लॉट करते थे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी पता जाता था। एरिया अंडर द कर्व ऑफ AXT ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी बताता था फ्रॉम 0 to t। तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये भी 5 है, 5 5 5 5 5। लेकिन अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है। अब AXT ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है। अब अगर एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना हो तो इसके अगर अंडर एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया अंडर द कर्व से चेंज इन वेलोसिटी आती है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि टाइम t1 और t2 के दौरान कितनी वेलोसिटी चेंज हुई ये कैलकुलेट करो। तो फॉर एग्जांपल ये इनिशियल टाइम t1 है और ये फाइनल टाइम t2 है और ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। तो पहले हमारे पास जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो एरिया के लिए तो सिंपली ये ट्राइंगल थी, ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास लेंथ थी, ये हमारे पास ब्रेथ थी, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक ही होता है। तो हमने AX को T से मल्टीप्लाई कर दिया था तो आपके पास एरिया आ गया था। और आपको पता है कि Vx इज इक्वल टू क्या होता है, V0x प्लस AXT। तो V0x वहां जाके माइनस करवा दें तो AXT किसके इक्वल था, Vx माइनस V0x, और ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरह से आपके पास AXT चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल था। तो यहाँ तो एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान था, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि दिस वाज अ रेगुलर फिगर, ये एक रेक्टेंगल थी। अब ये हमारे पास इररेगुलर फिगर है, ये एरिया क्या आएगा। तो उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे रीजन को छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा इंटीग्रेशन में लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो। तो हम इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में हम किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए देखते हैं कितनी चेंज इन वेलोसिटी है। तो इस टाइम इंटरवल के दौरान फॉर एग्जांपल आप एवरेज एक्सेलरेशन देखें, तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन ये है, इस टाइम पे एक्सेलरेशन ये है, इसका एवरेज देखें, उस एवरेज के करस्पॉन्डिंग आप एक लाइन लगाएं तो ये उस इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि ये AXT ग्राफ। और अब आप फॉर्मूला यूज करें लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है डेल्टा टी और ब्रेथ है एवरेज एक्सेलरेशन, और ये आपको क्या बताएगा, इस इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो हम अज्यूम करते हैं कि इस इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी है v1x और फाइनल टाइम पे फाइनल वेलोसिटी है v2x, और हम इस टाइम से इस टाइम के दौरान टोटल चेंज इन वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और रेक्टेंगल्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सब पूरा यहाँ से ले आकर यहाँ तक रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। और जब इन रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करेंगे तो ये इस रेक्टेंगल के लिए क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, फिर अगली रेक्टेंगल के लिए चेंज इन वेलोसिटी, उससे अगले रेक्टेंगल के लिए चेंज इन वेलोसिटी, इन सब रेक्टेंगल्स के लिए चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, इन सब को फिर ऐड करेंगे, इन तमाम चेंज इन वेलोसिटीज को, तो T1 से लेकर T2 तक टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है। इन तमाम रेक्टेंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे है, इस इंटरवल के लिए टाइम इंटरवल डेल्टा टी है और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन है पहले टाइम के लिए, फिर अगले टाइम के लिए अगली रेक्टेंगल 2, फिर 3 4 5, और जितनी रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ करना चाहें आप ड्रॉ करें। तो फॉर एग्जांपल n रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ की, तो ये पहली रेक्टेंगल के लिए चेंज इन वेलोसिटी है, ये अगली रेक्टेंगल के लिए चेंज इन वेलोसिटी है, उससे अगली रेक्टेंगल के लिए चेंज इन वेलोसिटी है, और तमाम चेंज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले रेक्टेंगल की चेंज इन वेलोसिटी 2 है, फिर 3 है, फिर फॉर एग्जांपल 4 है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आपने देखना हो तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 + 3 + 4 9 आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक 9 चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। आपने इन तमाम चेंजेस को ऐड करते जाएं तो आपके पास टोटल चेंज आ जाएगा। और आपको यहाँ नजर आ रहा है कि अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज किया हुआ, और अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज करने की रीजन ये है कि यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एक्चुअल कर्व,
इसमें आप देखें इस कर्व के अंडर एरिया कैलकुलेट करना है, तो उस एरिया को कैलकुलेट करने में आप देखें कि यहाँ पे ये वाला एरिया भी इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन जब रेक्टेंगल्स को ऐड कर रहे होंगे तो ये मिसिंग हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा सा एरिया जो नहीं होना चाहिए था वो ऐड हो चुका है क्योंकि वो रेक्टेंगल के अंडर आ रहा है। तो ये रेक्टेंगल के ये वाला एरिया रेक्टेंगल के बाहर है और ये वाला एरिया रेक्टेंगल के इनसाइड है, तो ये इंक्लूड हो गया या एक्सक्लूड हो गया, तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, टोटल जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिखी है कि ये जो सब तमाम एरियाज को ऐड करेंगे, एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी होता है, और यहाँ से अंदर तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करके टोटल चेंज इन वेलोसिटी आना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ एरिया मिसिंग होगा, कुछ इंक्लूडेड होगा, तो जो आपके पास आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो अब इसके ऊपर समेशन अप्लाई करें तो समेशन आ जाएगा एवरेज और डेल्टा टी, और समेशन में अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n तो तब भी ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n और ये ए एवरेज एक्स डेल्टा टी आई, तो तब भी ठीक है। लेकिन ये कभी कभार ये अंडरस्टूड होता है कि ये जो सम है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए ये वाली चीज़ आमतौर पर नहीं लिखते पढ़े लिखे लोग। ओके, तो इसमें अब जो एरियाज हमने इंक्लूड किए हैं या एक्सक्लूड किए हैं उनको कंपनसेट करने का क्या तरीका है, तो उसके लिए अगर आप इंटीग्रेशन वाली वीडियो याद करें तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाते हैं। जब हम छोटी छोटी रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये वाला मसला जो है वो ओवरकम हो जाता है। तो उस छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत छोटा सा होगा, और जो एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट होगा वो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होगा। तो वो जो एवरेज एक्सीलरेशन होगा वो तकरीबन 1 पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा, और उस केस में आपके पास जो समेशन है वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा, और ये आ जाएगा एवरेज के बजाय इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात होगी, और टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा होगा तो dt आ जाएगा, और ये आपके पास होगी टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए अगर हम छोटे से इंटरवल के लिए बात करते हैं तो उसमें ax dt आ जाएगा, और छोटे से इंटरवल का जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो dvx आ जाएगा, और टोटल की बात करेंगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा ओवर टाइम और यहाँ पे इंटीग्रेशन है वेलोसिटी के लिए। तो आपके पास जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो dvx में खाली इंटीग्रेशन आ जाएगा vx, और यहाँ पे यही वैसे ही रहेगा t1 से t2 ax dt, और यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगी v2x और लोअर लिमिट आ जाएगी v1x, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v2x माइनस v1x, और ये वैसे ही रह जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 to t2 ax dt। तो ये हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन है v2x माइनस v1x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 to t2 ax dt। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ देखें या यहाँ देखें जो मैंने किया है, तो ये क्या है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन एक्स वेलोसिटी, और ये किसके इक्वल है, द टाइम इंटीग्रल ऑफ द एक्स एक्सीलरेशन। इस एक्स एक्सीलरेशन का ये टाइम इंटीग्रल है। अगर मैं बोलूँ कि एक्स एक्सीलरेशन का टाइम इंटीग्रल लिखो तो वो ये दो टाइम्स के दौरान t1 और t2 के दौरान कितनी चेंज इन वेलोसिटी है वो यहाँ से आएगी, इंटीग्रेशन से आएगी। आपको याद है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम आमतौर पर टाइम t इक्वल टू 0 पे लेते थे और इसको v0x से रिप्रेजेंट करते थे v1x को, और किसी भी टाइम के लिए जो वेलोसिटी होती थी उसको vx कहते थे। तो इसको यहाँ पुट करें तो v2x ही आ जाएगा vx, और v1x ही आ जाएगा v0x, और t1 की जगह आ जाएगा 0 और t2 की जगह आ जाएगा t, तो v0x यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब आप नोट करें ये इक्वेशन है जो कि इक्वेशन है किसके लिए, ये इक्वेशन है आपके पास अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है तो उसके लिए। और नोट करें अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ax इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t dt आ जाएगा, और जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन आता है t, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा t, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, t माइनस 0 कितना होता है t, यहाँ पे आ जाएगा t। तो उस केस में वो दोबारा से इक्वेशन आ गई vx इक्वल टू v0x प्लस axt, यानी कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आपके पास वही वाली इक्वेशन दोबारा से आ गई। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, आप लोगों ने कैलकुलेट किया कि अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का क्या फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला इसका एक स्पेशल केस है, यानी ये जनरलाइज फॉर्मूला है। अब हम क्या मालूम करेंगे, पोजीशन के लिए एक्सप्रेशन मालूम करेंगे, तो उसके लिए सारा काम वैसे ही होगा जैसा कि यहाँ पे है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्सीलरेशन वेरिएबल है और हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता था तो आपको पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन आता था, लेकिन अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो फिर इस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, तो इस तरह की लाइन आएगी।
और अब मैं इसका एरिया अंडर द कर्व मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास चेंज इन पोजीशन होता था, यहाँ पे भी एरिया अंडर वी ग्राफ चेंज इन पोजीशन आएगा। लेकिन वहाँ पे अगर आप याद करें तो हमने ये कैसे कैलकुलेट किया था, हमने वहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया था, हमने ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया था, दोनों को ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ट्राइंगल नहीं बन रही है, अगेन ये एक इरेगुलर शेप बन रही है, तो अगेन आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, अगेन एक छोटी सी रेक्टेंगल को कंसिडर करेंगे, और इस छोटी सी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डेल्टा टी है, और जो आपके पास ब्रेथ होगी वो एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी को जब डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डेल्टा टी, यहाँ डिवाइड और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करें तो चेंज इन पोजीशन आएगा। तो ये जो चीज़ है ये चेंज इन पोजीशन है, लेकिन इस छोटी सी रेक्टेंगल के लिए। तो अगर आपको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक टोटल चेंज इन पोजीशन मालूम करना है तो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक सारी रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करें, और फिर आप लोग क्या करें, रेक्टेंगल को छोटा सा करें। जब आप रेक्टेंगल को छोटा सा करेंगे आपके पास जो सम है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, डेल्टा टी डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेल्टा एक्स है वो पहले बनेगा डी एक्स छोटे से रेक्टेंगल के लिए, और फिर टोटल के लिए आपके पास ये डी एक्स आ जाएगा, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, फिर आपके पास ये डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x2 माइनस x1 आ जाएगा, और फिर इसके ऊपर इंटीग्रेशन आ जाएगा वी एक्स डी टी। तो ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, चेंज इन पोजीशन। तो द चेंज इन पोजीशन जो कि x पोजीशन में चेंज है, और चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द टाइम इंटीग्रल ऑफ x वेलोसिटी। ये टाइम इंटीग्रल है x वेलोसिटी के लिए, जैसे हमने ऊपर देखा था। और आप याद करेंगे इनिशियल पोजीशन को हम x0 बोलते थे और फाइनल पोजीशन को हम x बोलते थे, तो x2 की जगह x लिखते हैं, x1 की जगह x0 लिखते हैं, इनिशियल टाइम को 0 लिखते हैं, फाइनल टाइम को t लिखते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन डेवलप होकर आ गई, x इक्वल टू x0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t vx dt। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये किसी भी टाइम पे आपको पोजीशन पे आएगी, कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बजाय वेरिएबल हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपके पास याद करें कि वी एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, वी एक्स का फॉर्मूला होता था वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स डी टी। और अगर आप क्या करें कि इसको इंटीग्रेशन को इन दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई करें, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टी, तो ये वी नॉट एक्स इनिशियल वेलोसिटी है तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, खाली रह जाएगा ये वाला डी टी, और आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा और खाली रह जाएगा t, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला था वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। तो ये इंटीग्रेशन किसके ऊपर आ जाएगा, t के ऊपर आ जाएगा 0 से t। तो ये आ जाएगा एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स, और dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा t प्लस हाफ ए एक्स, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि अगर आप याद करें एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो t जो है उसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करें t, लोअर लिमिट पुट करें 0, तो खाली t स्क्वायर ओवर 2 रह जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई वही वाली इक्वेशन जो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पढ़ी थी। इसका मतलब है ये जर्नल एक्सप्रेशन है, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, ये पढ़िएगा, इसमें तो मैंने कुछ कर भी दिए। ओके, अब इसको कंक्रीट फॉर्म में देखने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो कि एग्जांपल 2.9 है, और वो ये है कि सैली इज ड्राइविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे इन हर 1965 मस्टैंग, ये कार है, इसमें ये आगे जा रही है, टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हेन शी इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और ये कह रहे हैं कि इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन शी पैसेज अ साइन पोस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 50 मीटर। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है उसकी वेलोसिटी ये है और उस वक्त उसकी पोजीशन ये है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट से। हर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज, अब नोट करें एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। ये इक्वेशन कहाँ से आई, वी डोंट केयर, किसी ने इसके एक्सेलरेशन को नोट किया और देखा कि टाइम के साथ वो इस तरह से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड हर एक्स वेलोसिटी वी एक्स एंड पोजिशन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन पता हो, वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं, अगर एक्सेलरेशन पता हो, वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था Vx इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटीग्रल ऑफ ए एक्स डी टी। तो यहां पे आप नोट करें कि एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और यहाँ जैसे टी चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Vx इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स डी टी।
तो आपके पास यहाँ पे वी नॉट एक्स तो वैसे ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए एक्स, तो ए एक्स यहाँ क्या जाएगा 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 0.10 मीटर पर सेकेंड क्यूब्ड टी। तो ये जो कांस्टेंट के यूनिट्स हैं इनसे आप बॉदर ना हो, ये एक्सेलरेशन है तो इस टर्म को भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इस सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ सेकंड स्क्वायर रह जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऐड होगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, dt आ गया। अब ये आ गया v नॉट x, ये कांस्टेंट है 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और आपके पास यहाँ जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 से t होता है, ये आपको पता ही है, ये फॉर्मूला जब हमने यूज़ किया था इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 पे थी और फाइनल वेलोसिटी किसी और टाइम पे थी। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, खाली रह गया dt माइनस ये जो इंटीग्रेशन है वो इस टर्म पे भी आ जाएगा, उसमें 0.10 मीटर पर सेकेंड क्यूब्ड जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट के वो खाली रह जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, ये वाला t रह जाएगा dt। यह आ गया v नॉट x प्लस 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t रह जाएगा, माइनस 0.10 मीटर पर सेकेंड क्यूब्ड, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी ऊपर भी मैंने बताया था t स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यही रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपको ये नजर आ रही है, vx इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t 0.10 मीटर पर सेकेंड क्यूब डिवाइड बाय 2 t स्क्वायर, ये आपको ये नजर आ रही है। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे तो अब टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड स्क्वायर में इसमें से 2 सेकेंड को गायब कर देगा तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो ये सारा कुछ मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन मालूम हो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम हो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी बताओ, पोजीशन की भी एक्सप्रेशन मालूम करनी है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t vx dt, और अब ये आप खुद कीजिएगा, vx की ये पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी, और ये 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये dt यहाँ पे आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, और 0 से t अपर लिमिट माइनस लिमिट लोअर लिमिट पुट करने पे t आ जाएगा, फिर 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, वो 2 ये है, और 1/2.10 मीटर पर सेकेंड क्यूब बाहर आ जाएगा, खाली t स्क्वायर आ जाएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, और 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये आप खुद कीजिएगा। ये पहला पार्ट हमने किया कि हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम किया, जैसे t चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है, और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ t मालूम किया। और ये आप ज़हन में भी रखिएगा, यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आमतौर पर पहले एक्सेलरेशन पता होता है और उससे हम वेलोसिटी और पोजीशन मालूम करते हैं। और नोट करें कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता था तो वेलोसिटी में खाली t आता था और पोजीशन में t स्क्वायर आता था, लेकिन यहाँ वेरिएबल है तो x की एक्सप्रेशन में आपको t क्यूब नजर आ रहा है, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन में आपको t स्क्वायर नजर आ रहा है। बी पार्ट में कहते हैं व्हेन इज हर x वेलोसिटी ग्रेटेस्ट, वेलोसिटी उसकी ग्रेटेस्ट कब होगी, तो वेलोसिटी उसकी ग्रेटेस्ट उस वक्त होगी जब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इसकी वजह क्या है ये मैं अभी उसको जस्टिफाई करूंगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। एक्सेलरेशन क्या था ऊपर याद करें, 2.0 माइनस 0.10 t, तो ये 2.0 माइनस 0.10 t, यूनिट भी साथ में लिखे हुए हैं। एक्सेलरेशन ax क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0.10 मीटर पर सेकेंड क्यूब t यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस करवा दें, और फिर 0.10 वहाँ जाके डिवाइड करें तो यहाँ t आ गया 20 सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, 20 सेकेंड लेटर, यानी कि 20 सेकेंड के बाद। अब ये ऐसा क्यों है, तो उसकी बात गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। और एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे अगर 0 हो तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इसको मजीद जस्टिफाई करने के लिए आपको पता है कि एक्सेलरेशन है 2.0 माइनस 0.10 t, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना होगा, t की जगह 0 पुट करें, एक्सेलरेशन 2 होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। अगले सेकंड में t इक्वल टू 1 सेकंड में 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 2 में से इसको माइनस करें तो 1.9 आ जाएगा। अभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अभी भी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी बढ़ेगी। लेकिन पहले एक्सेलरेशन ज़्यादा है और अब एक्सेलरेशन क्या कम है, तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी और अब कम बढ़ेगी। उससे अगले सेकंड में अभी भी एक्सेलरेशन मौजूद है, 2 पुट करें, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं है, तो अभी भी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगी। और अगर t जब बढ़ाते जाएं
3, 4, 5 तो एक्सीलरेशन कम होता जाएगा, लेकिन एक्सीलरेशन है, और अगर एक्सीलरेशन जब भी पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। और टाइम जब 20 सेकेंड हो गया तो उसमें आप देखें 20 पुट करें, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस करें तो 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बढ़ते 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 बढ़ते, यानी क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ भी वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ भी वेलोसिटी बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुकी है। और जैसे ही अगला इंस्टेंट शुरू होगा, फॉर एग्जांपल अगर 21 सेकंड पे इसको कैलकुलेट करें, इवन 20.1 सेकंड पे भी कैलकुलेट करें, 20.0001 सेकंड पे कैलकुलेट करें, लेकिन मैं 21 सेकंड पे आपको कैलकुलेट करवा के दिखाता हूँ, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव हो चुका है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट यहाँ जब एक्सेलरेशन सब जगह पे पॉजिटिव था 20 सेकंड तक, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जब टाइम 20 सेकंड हुआ तो उस वक्त वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुकी है, क्योंकि इस इक्वेशन के लिहाज से जैसे ही टाइम 20 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिसको मैं ग्राफ में भी आपको शो करूंगा। ओके, बी पार्ट हमने मालूम किया व्हेन इज हर एक्स वेलोसिटी ग्रेटेस्ट। अगला पार्ट है व्हाट इज दैट मैक्सिमम एक्स वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी है क्या। तो वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको अब ये पता चल गया है कि कब उसकी वेलोसिटी ग्रेटेस्ट है, टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड पे। और हमने ये एक्सप्रेशन मालूम की थी, ये क्या थी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी मालूम करने की एक्सप्रेशन। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी मालूम करने की एक्सप्रेशन जो थी ये, इसमें t की जगह 20 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 20 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वो आप पुट करें तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ गई, t की जगह 20 पुट करें तो ये 30 मीटर पर सेकंड बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी है। और लास्ट पार्ट में ये कहते हैं डी पार्ट में कि वेयर इज द कार व्हेन इट रीचेस दैट मैक्सिमम एक्स वेलोसिटी, जब मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करते है उस वक्त बॉडी है कहाँ, यानी कि क्या मालूम करना है, पोजीशन मालूम करनी है। और पोजीशन की हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन देखी थी, x इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये एक्सप्रेशन क्या बताती है, किसी भी टाइम पे आप पोजीशन मालूम कर सकते हैं। तो जब बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम थी तो टाइम कितना गुजर चुका था, तो हमने बी पार्ट में कैलकुलेट किया था 20 सेकंड गुजर चुका था। तो इस 20 सेकंड में वेलोसिटी हमने मालूम की, और अब ये मालूम कर रहे हैं कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो उस वक्त बॉडी कहाँ पे है। तो वेलोसिटी कब मैक्सिमम हुई थी, जब टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड था। 20 सेकंड को यहाँ पुट करें तो आपके पास x इक्वल टू 517 मीटर आ गया, यानी कि बॉडी उस वक्त 517 मीटर पे था। तो अब अगर इसको ग्राफ को प्लॉट करें axt ग्राफ, तो उसमें आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे एक्सेलरेशन वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जब टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड गुजरा तो आपके पास जो है उस वक्त बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वो vxt ग्राफ में शो हो रहा है कि शुरू में वेलोसिटी कम है, फिर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन पहले जितना बढ़ रही थी आगे थोड़ा कम बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, बढ़ते 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 जब टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड पहुंचा तो उससे करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहाँ पे अगर इसका आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 आएगा, नजर आ रहा है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो टाइम t इज इक्वल टू 20 के बाद आप देखें यहाँ पे कि वेलोसिटी कम होना शुरू हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और उसके करस्पॉन्डिंग आप पोजीशन देखें तो x जो है वो t क्यूब के हिसाब से चेंज हो रहा था। तो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आप कंप्लीट ग्राफ देखें इस इक्वेशन का, अगर हम ग्राफ देखें तो वो ये वाला ग्राफ है। इसमें अगर देखें 20 सेकंड के बाद बॉडी तकरीबन ये आपको नजर आ रहा है 500 मीटर के अराउंड, यानी 517 मीटर पे, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जो है आपके पास नजर आ रहा है कि ये अजीबोगरीब सी शेप है जो कि इस इक्वेशन को करस्पॉन्ड कर रही है। अगर आप इसमें देखें तो ये कनकेव अप है और यहाँ ये कनकेव डाउन है, ये कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन है, यानी कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो ये जो हम लोगों ने एग्जांपल देखी है इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट की और पोजीशन कैलकुलेट की। ये कैलकुलेट किया तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब है, और ये कैलकुलेट किया कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और उस वक्त पोजीशन की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। तो आप इस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करें जो कि मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।